वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बिहारी सब पे भारी, और आई एम प्राउड टू बी बिहारी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पास्ट है वो इतना रिच रहा है। गौतम बुद्धा से लेके आज तक जितने आईएएस ऑफिसर्स ये वो सारा सब जानते हैं। लेकिन रविश कुमार हमारे सबसे घटिया और बिल्कुल भी प्यारे नहीं। रविश कुमार के लिए मैं बोलूँगी कि एक बिहारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बिहारी जो कि है व्यभिचारी, एक बिहारी जो करता नहीं इज्जत किसी भी नारी, और एक बिहारी जिसने फैलाई है नफ़रत की महामारी। तो ऐसे बिहारी को तुम बाइकआउट करो, कमेंट्स में लिखो बाइकआउट रविश कुमार, और इसको डालो कचड़े के डब्बे में, क्योंकि ये आया है गूगंज के, और तुमको गू नहीं सूंघना है यार। सोसाइटी के अंकलों ने व्हाट्सएप पर ऐसी रामनामी भट्टी बना दी है कि आप सब कुछ भूलकर मंदिर बनने का जाप करते रहेंगे। मैं कहता हूँ इससे बचिए, एक उन्माद से बचिए जहाँ मंदिरों में भटकता एक प्रधानमंत्री 150 सड़कें बनाकर आपको ठग लेता है कि विकास हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि कोट पहनने वाले एसपीजी के जवानों को भी धोती गमछा पहनाकर मंदिरों में घुमाया जा रहा है। यदि राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम परसों घोषित हुए होते तो इसमें से एक एसपीजी वाला आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिखता, क्योंकि उसने प्रोटोकॉल तोड़कर इस इवेंट मैनेजर पीएम के हाँ में हाँ मिलाई। पत्रकारों को जब मैं पुजारी कहता हूँ तो उसके कारण है, इन्हें देखकर लगता है कि इनके हाथ में माइक की जगह अगरबत्ती और कैमरे की जगह घंटी पकड़ा देते तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्ता की घंटी बजाते हुए गोदी मीडिया के पत्रकारों ने हम जैसे पुराने चावल जो कांग्रेस के लैपटॉप मीडिया हुआ करते थे उसे पहुंच से बाहर कर दिया। हमारे भी मालिक की मालकिन ईसाई थी, हमने तो कभी मोमबत्ती यानी कैंडल जलाकर प्राइम टाइम नहीं किया, बल्कि जब मन किया अपना मुंह काला कर लिया, सॉरी स्क्रीन काला कर लिया। ये देखिए वीडियो आप। मोदी को जब देने को तैयार है। अरे मोदी के लिए ऐसा क्यों? अगर 500 साल से मंदिर पढ़ो और जय हो प्रभु मोदी है भी। बताइए इस वृद्धा के पास कितने दिन शेष होंगे, और इसकी ऐसी माइंड वॉशिंग हुई है कि वो कह रही है कि मोदी के लिए जान दे दे, जान दे दे। ऐसे ही जान देने वालों की एक पूरी पलटन हर नगर, हर गली, हर गांव में, हर चौराहे पर तैयार है। कोई कहेगा कि यह एक भाव है जो मंदिर को लेकर के उठ रहा है, मैं कहूंगा कि पता कीजिए इसके घर में कोई भाजपा ही निकल आएगा, या फिर मीडिया वाले ने इसे भी मैनेज कर लिया है। ये रो नहीं रही, ये सब एआई का कमाल है। एआई से तो डॉक्टर रॉय अब हिंदी बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ऐप बेच रहे हैं और रश्मिका मंदाना लिफ्ट में कूद कर आ रहे हैं। क्या एआई से मोदी इतना भी मैनेज नहीं कर सकता? पीएम भजन सुना रहे हैं और लोग भजन सुन रहे हैं। इस दौर में भी जब पत्रकारिता बहुत कम बची है, साक्षी जी जैसी युवा पत्रकार का यह वीडियो एक आशा को अवश्य देता है। देखिए, केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिकूफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर, हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर। ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप की भगवान कम कर लेंगे, अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। ये जब न्यूज 24 में थी तो कहती फिरती थी कि भैया मंदिर कब बनवाओगे, हमारी आस्था का प्रश्न है। आज जब बन गया है तब भी कड़े कड़े सवाल पूछ रही है। सौदा कड़ा कड़ा, सौदा खड़ा खड़ा, इनके जैसे कड़े लोग की उम्मीद है। इनके सवाल कितने जायज है कि क्या इसी से सड़क कॉलेज सब बन जाएगा। वामपंथी हैंडलों ने भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था कि ये सब विकास कार्य गिनाकर राम मंदिर का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा। सही प्रश्न था कि 500 किलोमीटर मेट्रो, 51 करोड़ बैंक अकाउंट, 4 करोड़ निःशुल्क आवास, 315 मेडिकल कॉलेज, 45 करोड़ मुद्रा लोन, 220 करोड़ फ्री वैक्सीन, 11 करोड़ परिवारों को पाइप्ड वाटर, 10,000 जन औषधि केंद्र, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 70,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे तो बन गए। पर क्या 100 किलोमीटर और मेट्रो नहीं बन सकती? क्या 1,000 किलोमीटर और हाईवे नहीं बन जाते? 10-20 मेडिकल कॉलेज और खुल जाते तो क्या हो जाता? मंदिर तो बाद में भी बन सकता था। प्रश्न वही है कि राम मंदिर ही क्यों? इससे किसको रोजगार मिलेगा? ठीक है कि फूल पत्ती बेचने वाले होंगे, प्रसाद का बिजनेस हो जाएगा, आवागमन के लिए टैक्सी गाइड होंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, कपड़ों की दुकान होंगे, हजारों करोड़ों रुपयों का व्यवसाय होगा। पर क्या यह सब एक स्कूल के बराबर कभी आ सकता है? क्या हमें वहां पर एक स्कूल नहीं खोल देना चाहिए? शिक्षा स्कूल में होगी या मंदिर में? आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे या मंदिर? आप कहेंगे कि रविश जी ये क्या बात है, स्कूल कम है क्या? तो मैं कहूंगा कि मेरे घर में भी बाथरूम कम नहीं है, बहुत है, पर टट्टी तो रविश यूट्यूब पर ही करता है। छोड़ लिए गए होंगे क्योंकि महामहिम तानाशाह को आज से 11 दिन नारियल पानी पीने की इच्छा हो गई। ये तानाशाह वाला आचरण ही है कि आज से तेरा भाई केवल आलू खाएगा, आज से तेरा भाई केवल बड़ी टीवी पर मैच देखेगा, आज से केवल बाइक ही चलाएगा। ये आदमी आपका पीएम है, ध्यान से देखिए, इसे आपने वोट दिया है। मैं पूछता हूँ कि क्यों दिया है? आप कहेंगे कि रविश फिर देंगे। ऐसे पागलपन का कोई इलाज नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं, क्योंकि वो कविताएं बनाता है और आप वोट देते जाते हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 300 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्यों भाई? राहुल सरकार क्यों? युवा है, टी शर्ट पहनते हैं ठंडी में भी, कुली, किसान, ड्राइवर, मैकेनिक, भाई सब बन लेते हैं। आपको बहुरूपिया ही चाहिए तो राहुल गांधी को चुनिए, जो है नेहरू और टाइटल में गांधी लगा रखा, जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है, वो दूसरों को भ्रष्ट कहता फिर रहा है। असली बहुरूपिया को चुनिए भाई। मोदी तो इसमें भी बहुत पीछे ही है। आप सोचिए कि देश को किसकी जरूरत है? मोदी जी की, जो राम मंदिर के नाम पर सरकारी छुट्टी दे रहा है, या उस व्यक्ति जो ऐसी ठंड में भी गर्लफ्रेंड के पास नहीं है, असम की पहाड़ियों में गांव की सड़क को NH2 बोलकर आपको सच्ची जानकारी दे रहा है? आप सोचिए कि आप उस मोदी को वोट देंगे जो नॉर्थ ईस्ट इतनी बार गया है कि हम और आप उसे भारत का हिस्सा मानने लगे, जबकि कांग्रेस काल में नॉर्थ ईस्ट विदेशों वाली फीलिंग दिया करता था, उसको हम लोग एक्सोटिक कहा करते थे।
ये आदमी वहाँ पे पुल, सड़क, कॉलेज आदि खोलकर उसको सामान्य बना रहा। यही विजन, यही दूरदर्शिता। आगे क्या? वहाँ भी राम नाम का झंडा लगाकर वोट पाया जाएगा। पुल बना दो, उसमें लाइट के लिए पोल लगा दो और फिर पोल में राम नाम का हिप्नोटिक झंडा लगा दो। हो गया आदमी हैक। आदमी को तो हैक कर लिया, पर शंकराचार्यों को हैक नहीं करवा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस कभी हिंदुओं के शंकराचार्यों का पक्ष लेकर उनकी चिंता करेगी, पर अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के न जाने पर कांग्रेस की चिंता वाजिब लगती है। किसी को इस पर चिंता करनी ही चाहिए। मैंने तो बहुत चिंता की। मेरे यहाँ तो चिंता का ही माहौल है। आप सोचिए कि जब कांग्रेस धर्म को लेकर चिंतित हो तो हम सबको चिंतित हो जाना चाहिए। एक वैसी पार्टी जिसने राम के होने को काल्पनिक कहा क्योंकि उसे उसी कारण वोट मिलते रहे, अचानक से मुहूर्त और ज्योतिष के चक्कर में पड़ गई। अब जयराम रमेश बता रहे हैं कि मुहूर्त क्या है, क्या होना चाहिए। जयराम को तो छोड़िए, दूर किसी दीवार पर बैठकर जामा मस्जिद को निहारने वाली इस औरत ने भी मुहूर्त को लेकर के वीडियो बना दी। वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जो ये शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्र और धर्मशास्त्र उनकी विधि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं, शंकराचार्य के ज्योतिषी ने उनसे कहा था कि जनवरी का मुहूर्त निकालो, उनसे कहा गया, उन्हें आदेश दिया गया और तो उन्होंने निकाल दिया। यानी सीधे तौर पर आप देखिए, ज्योतिषी को बोला जा रहा है कि मुझे अपनी मर्जी का मुहूर्त चाहिए। अब आप सोचिए कि कोई मुसलमान क्यों चिंतित है, क्योंकि मुसलमान गलत होते नहीं देख सकता। मुसल्लम है जिसका ईमान, ईमानदार होते हैं। वो अब ज्योतिष और मुहूर्त के लिए वीडियो बना रहे हैं। गंगा जमुनी, स्कोडा, लहसुन तहजीब और क्या है। राम मंदिर के लिए वो चिंतित हो गई जिसे राम मंदिर वाले ट्रोल करते हैं कि ये फोटोशॉप करती है और बुर्का नहीं करती। हाँ, करती है फोटोशॉप, क्योंकि उसे फोटोशॉप आता है। तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम निकम्मे हो। तुम में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक घृणा भरी हुई। तुम अपने देह की सुंदरता समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम राम के चक्कर में सड़कों पे उन्माद फैला रहे हो। जय श्री राम भैया। अरे भैया विकलांग है क्या? विकलांग मोटरसाइकिल चला रहे? प्रभु कृपा है, हमारे किस विचार आया कि हम प्रभु प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाए और वो भी साइकिल से, ताकि विकलांगों को ये पता लगे कि एक आस्था में इतनी ताकत है तो विश्वास में कितनी बड़ी होगी। आप सोचिए कि एक समाज के तौर पर, इस महंगाई के दौर में हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। एक तरफ आपके हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे और आप दावा कर रहे हैं कि हमने चंद्रयान उतार दिया चांद पर। आप दावा कर रहे हैं कि भगवान राम स्वर्ग से आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के आने की सूचना मिलते ही सारा मार्ग पुष्पक विमान के लिए खाली करा दिया। जब इस देश में नेताओं के लिए मार्ग खाली हो जाता है तो राम के नाम पर तो ये पूरा शहर, पूरा देश खाली करवा दिया। आकाश कौन सी बड़ी बात है। मैं विचलित हूँ क्योंकि मेरा काम है विचलित हो जाना। मैं परेशान हूँ इस रामलीला से जिसका मंचन हो रहा है और हमारी तरफ के लोगों को असुर बताया। उन्होंने शायद ही कभी मोदी सरकार या पीएम मोदी की तारीफ की हो। मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाला पत्रकार फिलहाल एक बेटी के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, रवीश कुमार सोशल मीडिया पर ट्रोलर के निशाने पर आ गए। वही देश की बेटी ने भी रवीश कुमार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार के प्रोपेगेंडा को तगड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि तारा शाहदेव जबरन धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना की शिकार रही हैं। रकीबुल ने उन्हें फंसाकर उनके साथ लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में रकीबुल को रांची के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी 15 साल की सजा सुनाई गई थी। पहले एनडीटीवी में रहे यूट्यूबर रवीश कुमार ने 16 फरवरी शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्होंने अपने हाथ में लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस नामक एक पुस्तक ले रखी है। उन्होंने इस किताब का प्रचार करते हुए लिखा कि प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में इसके तीनों लेखक मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा होगी। रवीश कुमार ने लव जिहाद को मनगढ़ंत बताने वाली किताब का प्रमोशन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कल पुस्तक मेला में होल नंबर 5 LF प्रकाशन के स्टॉल पर इस किताब के तीनों लेखक मौजूद रहेंगे। समय 4 बजे का है। मेले में लेखकों से मिलने का अलग ही मजा होता है। सभी के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला है। लंबा जीवन साथ गुजारा है। मुझे ये किताब मुझे मिल गई है। अब पढ़ने की तैयारी है। LF प्रकाशन की ये किताब आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, खरीदना ना भूलें। अपने इस पोस्ट में रवीश कुमार ने अपनी तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो उस किताब को लिए नजर आ रहे हैं जिसमें लव जिहाद को काल्पनिक बताया गया है। और इसी पर तारा शाहदेव ने करारा जवाब देते हुए रवीश कुमार को लताड़ लगाई है। तारा शाहदेव ने रवीश कुमार की पोस्ट को टैग करते हुए लिखा है, रकूबल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन #लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई, लेकिन आज समझ आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को आप जैसे लोग ही देते हो। तारा शाहदेव खुद लव जिहाद की पीड़िता रही हैं। ऐसे में इसे काल्पनिक बताया जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रवीश कुमार को करारा जवाब दे दिया। लव जिहाद पर रवीश की इस पोस्ट पर उन्होंने सोशल मीडिया पर तारा शाहदेव, यहाँ पर कहें कि तारा शाहदेव के अलावा और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्होंने रवीश कुमार को क्या रवीश कुमार या रवीश कुमार को जो हम रवीश कुमार बोल रहे हैं, क्या गोहगंज के आया है? हमारे बिहार में ये बहुत फेमस है, गोहगंज के आया है क्या? इसीलिए इसके हाथ और पूरे बदन से, मुंह से, सबसे गंदगी ही गंदगी निकलती है। गंद ही गंद, बदबू ही बदबू फैला रहा है ये, और पूरे समाज में ये बदबू फैला रहा है। नफरत की, झूठ की और घटियापन की बदबू फैला रहा है। और सिर्फ शायद मुझे नहीं पता कि क्या ये कैसा रिपोर्टर है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, या एंटी मोदी है। कांग्रेस का एंटी मोदी होना सब और अदर पार्टीज़ का एंटी मोदी होना समझ में आता है कि ठीक है, उनको अपनी सत्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट एक रिपोर्टर को बिल्कुल ट्रू टू हिज कैरेक्टर होना चाहिए कि जो कि बिना पार्शियलिटी करके रिपोर्टिंग करे। लेकिन ये तो बिल्कुल एंटी मोदी और गोदी मीडिया जो बोलते हैं, अरे साला गोदी मीडिया ज़्यादा अच्छा है।
गोदी मीडिया ज़्यादा अच्छा है। हम लोग माँ के गोदी में बैठे हैं, माँ जो हमें इतना प्यार करती है, प्यार देती है, जो औरतें, जो फ्यूचर है, जो माँ हैं, बहनें हैं, और हम सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो सर? मतलब कि तुम्हारी तो माँ भी तुमको डिसोन कर देगी। माँ भी बोलेगी कि कैसा लड़का पैदा किया है, हम पता नहीं क्या खाए थे, क्या नहीं खाए थे, या क्या देखे थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो, जब आप माँ बनने वाले हो, तो कहते हैं कि अच्छी बातें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, सनातन देखो, ये करो। तो हमें शायद चेक करना चाहिए कि ये रविश पैदा कब हुआ था, क्या देखा था इनकी माँ ने उस टाइम पे, क्या सुना था, और क्या वो कांग्रेस के आगे पीछे रह रही थी, या क्या वो मुस्लिम एरिया में रह रही थी। और इस तरह से जो एक आई थिंक ये ना दोगलापंथी है। और इस तरह से ये जो है जो कहते हैं ना कि हिंदू विरोधी है, मुझे लगता है कि ये हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये हर धर्म के विरोधी है, हर धर्म के विरोधी है। क्योंकि जब आप ये निष्पक्ष पत्रकारिता को छोड़ के इस तरह की घटिया बातें करते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरी धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, जो गलत चीज़ें हो रही है, उसको छुपाने की कोशिश करते हो, तो आप सिर्फ हिंदू को विरोध नहीं कर रहे हो, आप उस मुस्लिम का भी विरोध कर रहे हो। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को गलतियां उनकी दिखाते हैं, बच्चों को गलतियां इसलिए दिखाते हैं ताकि वो उसको करेक्ट करे, सही करके अच्छी राह पे चले। तो जब आप उनकी गलतियां छुपा रहे हो, यानी कि आप उनको हौसला दे रहे हो कि वो गलतियों को रिपीट कर सकते हैं और उनका बोलबाला चल सकता है और वो सही रास्ते पे कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि जो ये रविश कुमार कर रहा है ये कुछ भी ठीक कर रहा है। ये हर धर्म के विरोध में है, ये हिंदू धर्म के विरोध में है, मुस्लिम धर्म के विरोध में है, क्रिश्चियन, पंजाबी, हर सिख धर्म, सब के विरोध में काम कर रहा है। क्योंकि ये एक क्राइम को सपोर्ट कर रहा है, ये क्राइम के सपोर्ट में खड़ा है हर रोज हर रात। पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, संदेश खाली पर तेरा मुंह नहीं खुला, कितना दोगला है तू, अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाता होगा। अगर कभी तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना हो जाए तो तू ये सोचकर नहीं बोलेगा कि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है या बलात्कारी विशेष समुदाय से है। वामपंथी है तू रवीश, पतन की पराकाष्ठा है तेरी। वैसे हरीश माली अकेले नहीं है जिन्होंने इस तरह की ट्वीट की है, उनके अलावा डॉक्टर समीर पाटिल भी हैं सोशल मीडिया यूजर जिन्होंने यहाँ पर रवीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, धन्यवाद सर, जरूर इस किताब से मचाई गई होगी तो लव जिहाद के नाम से और बहुत कुछ जिहाद नाम जोड़कर भोले भाले हिंदू के मन से जहर भरकर उनका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, जिसमें अंधभक्तों की टोली के साथ कुछ भगवा आतंकवादी शामिल हैं। इसी के साथ यादव जी भी एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उन्होंने भी रवीश कुमार की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, तुम विकृत मानसिकता के आदमी हो, दिन रात सिर्फ नफरत फैलाते हो। और वहीं गजेन नाम की सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, एक आंख खराब है बेचारी की, केवल बीजेपी और हिंदू वाली कमियां ही इसको दिखती हैं। वहीं रितिका जे चंदुला सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि आप लड़कियों को शिकार बनाने वाली लव जिहाद की आइडियोलॉजी को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीड़ित मुस्लिम की जगह हिंदू बेटियां हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम को सीधा फिक्शन बता के श्रद्धा वोकर जैसे केस को भी आपने भुला दिया। क्या ये आपकी निष्पक्षता का पैरामीटर माना जाना चाहिए? तो जिस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स की रवीश कुमार की पोस्ट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि उनकी पत्रकारिता सवालों में है। क्या वाकई में वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं या फिर वो भी एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? ये सवाल आप देखेंगे और चुनाव हो या ना हो, आप अपने घरों में ही बटन दबाने लगे, आप प्रैक्टिस करने लगे। भाजपा बाकियों से 10 साल आगे सोच कर सकती है। सड़कों का भगवा रंग अलग रंग का है, पहनने का अलग है, उस पर एक उन्माद का लेप है जो युवाओं को खींचता है। आप पास जाते हैं, आप हैक हो जाते हैं, राम नाम का जाप आप करने लगते हैं। याद कीजिए कि कल तक आप ऑफिस जाने वाले एक सामान्य युवा थे, आज आप झंडा पकड़े हुए हिंदू हो चुके हैं। कितनी बुरी बात है। भैया ये तो बड़े नए स्टाइल से रंगोली डाल रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी आसानी हो जाती होगी। हाँ, आसानी होती है, काम भी स्पीड से हो जाता है। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से, कांगड़ी जिला से। अच्छा, तो अपनी मर्जी से आप इधर आए हैं क्या रंगोली? अच्छा, तो क्या मतलब भगवान राम के लिए आए हैं आप अयोध्या? मैं 30 वर्ष से काम करता हूँ रंगोली सजाने का। तो मैं बोला मेरी कला भगवान जी के चरणों में अर्पित करना चाहता था, इसलिए इधर आया। 2 टन की रंगोली निकलने वाला, 2 क्विंटल की। अच्छा, 2000 किलो की। आज के समय में कोई हिंदू कैसे हो सकता है? होना ही है तो किसी की प्रेमिका हो जाए, किसी के प्रेमी हो जाए। हिंदू होना तो सांप्रदायिक हो जाना है। पुराने वीडियो निकालकर लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई, सरयू को शवों से पाट दिया गया था। पर मैं पूछता हूँ, क्या हम इतिहास में ही उलझे रहे? मुलायम थे, मुलायमों से गलती हो जाती। क्या ये छोटी मोटी गलतियां हम भूल नहीं सकते? आज समय इंडी गठबंधन का है, एक हो जाने का है, और आप पुराने घाव खोल रहे हैं क्योंकि संघ और भाजपा चाहती है कि आप उस समय को स्मरण करें। आप तो उस समय थे भी नहीं, आंदोलन हुआ, लोग मरे, ये तो चलता रहता है। इसमें याद क्या करना है? याद करना ही है तो 2002 को याद कीजिए, गोधरा को याद कीजिए, जिसमें 59 कार से सॉरी ये वाला पार्ट मतलब क्या याद कीजिए। इसके बाद दंग डब्बे में आग मुसलमानों ने लगा भी दी तो आप क्या दंगे कर देंगे? क्या एक बड़े समुदाय को बड़ा हृदय रखकर आग के बदले कहीं और लकड़ी आदि में आग लगाकर क्षमा नहीं कर देना चाहिए था? कार सेवकों को जला दिया तो आप कारों को जला देते किसी गैराज में जाकर। इसमें इतना भी क्रोध क्यों करना? इस्लामी विचारधारा तो पूरे विश्व में नतंगार आदि तो करती ही रहती थी, तो थोड़ा सा डिब्बे में आग लगाई दिया तो इसका बतंगा क्यों बना? अमन की आशा की गजलें सुनिए और मन को शांत कीजिए।
अखबारों की कतरानों को, पुराने वीडियो को निकालकर हम और आप क्या पाएंगे? जरा सोचिए। नई अखबारों को पढ़िए जिसमें केवल राम ही छप रहे हैं। आज मंदिर का रास्ता बना, आज सूर्य स्तंभ लगा, आज फूल सजे, आज ये हुआ, आज वो हुआ। पत्रकार पुजारी हो गए हैं और पुजारी पत्रकार। आप IIM के बंदे बंदियों को नौकरी नहीं लग रही, उधर नहीं देख रहे हैं और पीएम जो है मंदिरों में भटक रहे हैं। छपवाया जा रहा है कि पीएम नारियल पानी पी रहे हैं, अन्न तक नहीं खा रहे। यह भी कहीं गोरा बनने की तकनीक तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ताइवानी मशरूमों के बारे में पढ़ा था। आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा और पीएम नारियल पानी पी रहे हैं। ये है हमारे देश की मीडिया की रिपोर्टिंग। सब राममय है। क्या आपको लगता है कि पीएम ने नारियल उगाया? आरोप में यहाँ पर जान से या कहीं की मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व अधिकारियों की वापसी के बाद उन नेताओं और कथित बुद्धिजीवी पत्रकारों और पत्रकारों के पोस्ट वायरल होने लगे थे जिन्होंने इन पूर्व अधिकारियों को दी गई मौत की सजा का समर्थन किया था। भारत सरकार द्वारा इन पूर्व अधिकारियों के पक्ष में कूटनीतिक कोशिशें करने पर उन्होंने भारत सरकार और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा था। इसके साथ ही कुछ लोगों ने इन पूर्व अधिकारियों को वापस नहीं लाने पर पीएम मोदी को नाकामयाब या कहें कि उन्हें नाकाम पीएम बताया था। कतर द्वारा भारत के पूर्व अधिकारियों को दी गई सजा का जफरुल इस्लाम खान ने समर्थन किया था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, अगर ये पूर्व नौसेना अधिकारी सचमुच इजराइल के लिए जासूसी करते हैं तो कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। भारत को उनके बचाव में कूदने से पहले ठीक से जांच करनी चाहिए। वहीं पत्रकार से यूट्यूबर बने रवीश कुमार ने भी इस मामले पर पीएम मोदी और भारत सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो बनाया था। हालांकि इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के बाद रवीश कुमार सदमे से उबर भी नहीं पाए होंगे। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक उन्होंने रिहाई को लेकर कोई बयान पोस्ट नहीं किया था, लेकिन उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया था। सोशल मीडिया यूजर ने तो बाकायदा रवीश कुमार के पुराने वीडियो के क्लिप को एक्स पर साझा किया। वीडियो को साझा करते हुए अंकुर कुमार, जो एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा था, याद रखें कि रवीश कुमार ने मोदी सरकार की कैसे आलोचना की थी। आज जब मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि कतर द्वारा सभी भारतीयों को रिहा कर दिया जाए तो रवीश की ओर से पीएम मोदी की सराहना के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। नफरत से भरा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने रवीश का जो वीडियो उन्होंने साझा किया था उसमें वो बता रहे हैं कि भारतीय सैनिकों को मिली सजा पर मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इससे पहले पिछले साल जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार रवीश कुमार ने जमकर अपनी क्लास निकाली थी। उस वक्त भी रवीश कुमार सोशल मीडिया पर यहाँ पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए थे, उनको जमकर गालियां पड़ी थी। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ही यह कार्यक्रम रखा था और उस वक्त भी रवीश ने यहाँ पर डर की बात करते हुए सरकार, बीजेपी, मीडिया और कुछ जाने माने चेहरों को निशाना बनाया था। रवीश ने उस वक्त कहा था, जजों को भी डर लगता है, अपराधियों को जमानत देने से डर लगता है, जबकि वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा था, सबसे ज्यादा डर पैसे वालों को लगता है, वो पैसे खर्च कर देंगे लेकिन अपने मन की बात कहने की उतनी हिम्मत नहीं है। डर इतना है कि वो मेरी कही हुई बात से सहमत नहीं है, लेकिन उसी बात को वो वापस नहीं कह सकते। मेरे ट्वीट को रिट्वीट करने की भी हिम्मत नहीं है। रवीश ने अपने संवाद में आगे कहा था, आप जनता का एक वर्ग ऐसा बन गया है जिनका पेट भर गया है। एक ना एक दिन लोग निकलेंगे। नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वोटर हैं। अगर हमने किसी को चुना है तो उनसे सवाल पूछने का हक भी हमें है। आप निडर होकर उनसे सवाल पूछें। रवीश ने स्मृति ईरानी को भी उस वक्त अपने निशाने पर लिया था और उनको लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पहलवान बेटियों को यहाँ पर निशाने पर लेते हुए कहा कि स्मृति ईरानी भी डर रही हैं। अगर वो नहीं डर रही हैं तो धरना देकर दिखाएं। ब्रिजभूषण के इलाके में दिल्ली में लड़कियां धरने पर बैठी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी चुप हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। ये भी एक डर है। रवीश ने अपने संवाद में आगे कहा, बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसे यूट्यूब पर बैन कर दिया। सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने से क्या होगा? आप ब्रिजभूषण सिंह को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उनके इलाके में उन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो इसी तरह के तमाम बयान उनके अक्सर सोशल मीडिया पर आते हैं और वायरल होते हैं। रवीश के इसी कार्यक्रम में उनके संवाद को सुनने वालों में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे। वो भी बीजेपी पर हमलावर बयानों पर मुस्कुराते नजर आए। यानी यहाँ पर लगातार बीजेपी और पीएम मोदी से जैसे यहाँ पर रवीश कुमार की पक्की वाली दुश्मनी है। वो लगातार उनके कामों को लेकर उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और पीएम मोदी की आलोचना करते करते वो अपना पत्रकारिता का धर्म भी भूल जाते हैं। तो एक बार फिर रवीश He goes on criticizing everybody. Or you have news laundry. Every single episode of theirs, they are pulling down Arnab Goswami, Navika, all these people. Tell me one thing, when Ravish was in NDTV, didn't NDTV get the same kind of access that today probably Arnab or Navika get? They did. Did you see Aaj Tak or Rajat Sharma, ZTV and all these anchors who were there in those channels, did they call NDTV Godi media? When you take away the access, you get this whole bunch of bitter journalists who today don't have jobs. I shouldn't say that they are bad journalists. Just their bitterness, continuous bitterness has made them useless as journalists. संदेश खाली में हमारी हिंदू औरतों के साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हुआ है, लेकिन उसके बारे में इस चूतिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये घटिया इंसान जो है चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है साला, और फिर बात करता है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। तो इसकी तो मतलब कि एक तो ये पूरा खानदानी ऐसा है, पूरा खानदानी ऐसा है। अभी इसकी बीवी को मिला है ना, ममता बनर्जी राज्यसभा का टिकट दे रही है, और उसका क्या बयान आया था कि लिख के ले लीजिए, ट्विटर पे लिख के ले लीजिए कि हम कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, हम कभी कोई सीट नहीं लेंगे, लेकिन लिया ना सीट। ऐसा ही वामपंथी और नफरत फैलाने वाला रिपोर्टिंग ये मियाँ बीवी दोनों मिलके कर रहे हैं, गू गांज रहे हैं, और उसके बाद फिर किस लालच में इनको इस घटिया रिपोर्टिंग का पैसा मिलता है? कह तो यही सकते हैं। और अब यूट्यूब चैनल के सब हमको तो समझ में नहीं आता ये 84 लोग सब्सक्राइबर्स क्या देख के इसके साथ है, क्या मतलब वो लोग भी लगता है अंधे बहरे काने लूले हो गए हैं जो उसका झूठ पकड़ नहीं पा रहे। अरे आँख खोलो भाई लोग, आँख खोलो।
सच में ये बिहारी सब पे भारी नहीं है, ये बिहारी असंस्कारी, ये बिहारी भ्रष्टाचारी और ये बिहारी सबसे बेकरार बर्बाद करने वाला है। मेरे को तो शब्द ही नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूं मैं, क्या तारा शाहदेव को रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली बनकर फंसाया था और इस साजिश में उसकी अम्मी कौशल रानी भी शामिल थी। उसे भी 10 साल की सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी। 2014 में ही ये मामला सामने आया था और 2015 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। असल में रकीबुल हसन पहले रंजीत कोहली हुआ करता था और उसने इस्लाम में धर्मांतरण करा लिया था, लेकिन ये बात तारा को शादी के बाद पता चली थी। शादी के बाद न सिर्फ तारा शाहदेव बल्कि उनकी मां को भी प्रताड़ित किया जाता था। तारा को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने सिंदूर लगाया तो उनके हाथ पांव तोड़ डाले जाएंगे। साथ ही उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया जाता था। 1.5 महीने की प्रताड़ना के बाद तारा ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उन्हें कैद से मुक्त कराया जा सका था। उन्हें दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया था। जहां तक लव जिहाद की बात है, लगभग रोज इससे जुड़ी कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में मोहम्मद अनीश ने इंस्टाग्राम के जरिए सीतामढ़ी की हिंदू नाबालिग को फंसाया और फिर गोरखपुर से सीतामढ़ी बुलाकर होटल में रखा। सितंबर 2023 में लव जिहाद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध से पीड़ित महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई थी। हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों की लड़कियां भी इसकी शिकार हो रही हैं। लद्दाख में बौद्ध संगठनों ने वहां हुई ऐसी ही एक घटना के बाद काफी विरोध प्रदर्शन किया था। रवीश कुमार मोदी विरोधी पत्रकारिता के लिए ही जाने जाते हैं। एनडीटीवी छोड़ने के बाद से रवीश अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जहां उनके 84 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हस्तक्षेप के बाद आखिरकार कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को रिहा किया था। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी 12 फरवरी को दी थी। वहीं कतर से लौट कर आए पूर्व अधिकारियों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार बोले या रबिश कुमार बोले या पता नहीं, उसमें रवि यानी कि सूर्य भगवान का नाम है, लेकिन वो सूर्य की तरह बिल्कुल भी नहीं चमकता है। वो अंधकार है और सिर्फ नफरत का अंधकार फैलाता है। और आज जो उसने लव जिहाद पे बोला है कि लव जिहाद इमेजिनरी है एंड सपोर्ट कर रहा है बुक को, कि जो कि ये कह रहा है कि लव जिहाद इमेजिनरी है, तो ये जो है एक इंसल्ट है, एक लानत है लानत है इस इंसान पे जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर रहा है। क्योंकि लव जिहाद एक सच है और केरला स्टोरी के थ्रू, मूवी के थ्रू और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप आए दिन खबरें सुनेंगे। श्रद्धा केस जिनकी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कि लव जिहाद एक रियलिटी है। और इससे सिर्फ हिंदू लड़कियां ही नहीं, वैसे क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इसलिए हिंदू लड़कियां ज़्यादा पीड़ित होती हैं, बट हर कास्ट की लड़कियां पीड़ित हो रही है, हर धर्म की लड़कियां पीड़ित हो रही है। तो ये सभी बेटियों की बेइज्जती है और ऐसे इंसान को देश से निकाल देना चाहिए। और ये मतलब गालियाँ निकलती कि ऐसे कमीने लोगों को क्यों देश बिठा के सर पे बिठा के रख रहा है। और सच में मतलब तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग थोड़ा न्यूज़ भी देखेंगे जो कि इस पे आया है, कि कैसे उनको लताड़ा गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र्स ने लताड़ा है। और कैसे अजीत भारती जी का मुझे रोस्ट बहुत अच्छा लगा जो कि उन्होंने किया है, और शाम शर्मा शो के रोस्ट से। और स्मिता प्रकाश जो कि एक बहुत जानी मानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने रवीश कुमार के बारे में क्या किया, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और मतलब कि आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ऐसे दोगले इंसान को, ऐसे घटिया इंसान को क्या बैन करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि ये घटिया इंसान है और ये ऐसे बेइज्जती कर रहा है हम लड़कियों की, जो कि आए दिन झेल रहे हैं, आए दिन इस तरह की खबरें सुन के डरते हैं, अपने घर में भी डरते हैं कि कहीं हमारे आसपास ऐसा कुछ ना हो जाए, हमारे जानने में कुछ ना हो जाए, हम सबके डर को ये दरकिनार करके हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो आप कमेंट्स में लिखिएगा बाइकॉट रबिश कुमार। आज को ये फिक्शन बता रहे हैं और लोगों से खरीदने की भी मांग कर रहे हैं। रवीश के ट्वीट के बाद तारा भड़क गई और तारा ने ट्वीट करते हुए रवीश कुमार की लगभग इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तारा लिखते हैं, रकीबुल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई, लेकिन आज समझ आया है कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को, आप जैसे लोग ही देते हो। तारा ने बड़ी हिम्मत से रवीश कुमार को धेड़ने का काम किया और लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि तारा शाहदेव के साथ क्या हुआ था। दरअसल तारा को रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली बनकर फंसाया था। इस साजिश में उसकी मां भी शामिल थी। तारा को कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तारा की मां को भी प्रताड़ित किया जाता था। अगर सिंदूर लगाया तो हाथ पांव तोड़ देने की धमकी दी जाती थी।
इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। 1.5 महीने तक लगातार उन्हें कैद में रखा गया, उनका शोषण किया गया। फिर एक दिन किसी तरह से तारा ने अपने भाई को फोन किया, तब जाकर वो इस नरक से मुक्त हो गई। लगभग 8 साल लंबे केस के बाद पिछले ही साल 2023 में रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा हुई और उसकी मां को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। और रवीश कुमार जैसे लोगों को लगता है कि लव जिहाद है ही नहीं, ये सब कहानियां हैं। लोगों के दिमाग में सच को झूठ बनाकर कैसे भरना है, कोई कुमार जी से सीखे। क्या ही बात है, अब आप देखिए कि लोगों ने कैसे इन साहब की ट्विटर पर क्लास लगाई है। तारा ने तो मर्यादा में रहते हुए रवीश कुमार को उधेड़ने का काम किया, लेकिन एक्स पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रवीश के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें शायद मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। एक रितिका नाम की यूजर ने लिखा, आप लड़कियों को शिकार बनाने वाली लव जिहाद की आइडियोलॉजी को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीड़ित मुस्लिम की जगह हिंदू बेटियां हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सीधा फिक्शन बता के श्रद्धा वाकर जैसे केस को भी आपने भुला दिया। क्या ये आपकी निष्पक्षता का पैरामीटर माना जाना चाहिए? हरीश माली नाम के यूजर ने लिखा, संदेश खाली पर तेरा मुंह नहीं खुला, कितना दोगला है तू, अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाता होगा? अगर कभी तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना हो जाए तो तू ये सोचकर नहीं बोलेगा कि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है या बलात्कारी विशेष समुदाय से है, वामपंथी कुत्ता है, रवीश पतन की प्रकाष्ठा है तेरी। एक और परम नाम के यूजर ने लिखा, मुजाहिदों के लिए फील्डिंग करने के लिए हर समय तत्पर रवीश कुमार। जिस अपराध को आप कल्पना बता रहे हैं और जिन महिलाओं ने वास्तव में यह भुगता है उनसे एक बार मिल लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपसे आसपास घर परिवार में कोई लव जिहाद का शिकार ना हो। जनीश नाम के यूजर ने लिखा है, किताब पढ़ने का शौक है तो ये पढ़ ले पांडे। जेके सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, ये भ्रम छोड़ दो कि तुम लोग दुनिया को चलाओगे, तुम्हारे षड्यंत्र अब लोगों को पता चल चुका है, इसलिए अब तुम्हारी तुलना कुत्तों से भी नहीं हो सकती, वो भी वफादार होते हैं। तो देख लिया आपने रवीश कुमार के एजेंडे की सोशल मीडिया पर कैसे हवा निकाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ऐसा कोई दिन शायद ही जाता होगा जिस दिन लव जिहाद की खबरें सामने नहीं आती होंगी। कितनी लड़कियों को सूटकेस में बंद कर दिया गया, श्रद्धा को न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया गया, न जाने कितनी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन एजेंडाधारियों को लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। इन एजेंडाबाजों की आंखें नहीं खुलती और जैसे अब तक नहीं खुली तो इस बात की उम्मीद बेहद कम हो जाती है कि इनकी आंखें आगे भी खुलने वाली हैं। लेकिन यह बात सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को खुलेआम झूठ बोलते हुए क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के करने का, पत्रकारिता करने का, काम करने का, झूठ बोलने का स्तर क्या ही होगा। भारत की गवर्नमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म की गुलाम, ये गवर्नमेंट अंबानी और अडानी के पॉकेट में है। किसी ने बताया नहीं इनको? सर, ये वही लोग हैं जो इस देश को बेच खाएंगे। सिर्फ करप्ट और डरपोक लोग ही अपने आप को अडानी के हाथों बिकने देंगे। अरे सर, क्या है, शो कर रहा हूँ। सर, आपने न्यूज नहीं पढ़ी? आज ही अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। और अबे और क्या है सर, उन्होंने कहा कि उनको आपका जीबी रोड का पुराना कवरेज इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी ड्यूटी परमानेंटली वहीं लगा दी। अरे सर, कहाँ जा रहे हो? सर, घबराने वाली बात नहीं है। अरे सर, खिड़की से दूर हटो सर। सर, घबरा क्यों रहो सर? आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपका यूट्यूब चैनल खुलवा देंगे सर। अरे खिड़की क्यों खोल रहे हो सर? अबे कोई रोको जाके यार। वेलकम टू। ये रवीश कुमार जो है बिहार का ही है, मैं बिहार की हूँ। अब बिहार जो है जाना जाता है अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों के लिए, जैसे गौतम बुद्ध रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे, नालंदा यूनिवर्सिटी रही है, हर चीज़ में बहुत अच्छा रहा है बिहार। लेकिन कुछ ऐसे घटिया चुत्यापा वाले इंसान आ जाते हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, जैसे कि ये हमारा रवीश कुमार, जो कि हमारे बिहार का नाम जो है गंध में मटिया मेल कर देता है। लगता है गू गंज के आया है। की बात नहीं, इस्लाम और धर्म के उन्माद में लोगों ने धर्माचार्यों को भी नहीं बख्शा। आप सोचिए कि भगवा कपड़ों में बैठे लोगों को, जो 25-30 बार तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं और 2-4 बार तो स्वयं इंद्र भगवान। ये बात और है कि इंद्र बनने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। ऐसे भगवाधारी महापुरुषों को भी ट्रोली का शिकार होना पड़ा। जबकि यदि मोदी में थोड़ी भी समझ होती तो उनके चरणों में लौट जाते और उन्हें मनाकर कारगिल की पहाड़ियों पर बिठा देते और कहते वो वाला चमत्कार दिखाइए जिसमें आप दृष्टि मात्र से अरबों एटम बमों को नष्ट कर सकते हैं। अभिमान की बात नहीं। कुछ लोगों ने महापुरुष को इस बात पर ट्रोल करने की चेष्टा भी की कि उनसे पाकिस्तान और चीन समेत रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध रुकवा दिया जाए क्योंकि वो दृष्टिपात से ही अरबों बमों को नष्ट कर सकते हैं। ये 2 कौड़ी के ट्रोल इतना भी नहीं समझते कि अभी विश्व में एटम बमों की कुल संख्या हजारों में भी नहीं, जबकि उनकी क्षमता अरबों को नष्ट करने की। आप ही बताइए कि क्या मच्छर को मारने के लिए तोप चलवाया जाए? हमने युवाओं को कहाँ पहुँचा दिया कि आज भगवा कपड़ा पहनने वालों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा। युवावत तो छोड़िए, इस उन्माद ने बच्चे बच्चियों को भी अपने लपेटे में ले लिया। स्कूल बस में बच्चे राम नाम के गीत गा रहे हैं, जबकि यही बच्चे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल करते हैं। अब आप सोचिए कि फेच अ लिटिल वाटर करने कौन जाएगा? कैसे बनेगा उन घरों में भोजन जहाँ के बच्चे यह नहीं जानते कि पहाड़ी से पानी लाना कितना आवश्यक है? पर क्या कीजिएगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये भजन चलाकर लोगों को बदल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रवीश कुमार को एजेंडाधारी पत्रकार कहा जाता है कि वो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं।
कांग्रेस के नजदीकी पत्रकार हैं, कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को बेचारा दिखाने का एजेंडा चलाते हैं। और ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। जब गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था तब गाजा के लोगों के लिए रवीश कुमार ने खूब हमदर्दी दिखाई थी, गाजा को गजा लिखने और बोलने लगे थे। खैर ये तो उनका पुराना है, लेकिन अब रवीश कुमार को एजेंडा चलाना इतना भारी पड़ गया कि पूछिए मत। सवाल ये है कि इस घटना के बाद रवीश खुद को सही साबित आखिर कैसे करके दिखाएंगे। वैसे बड़े पत्रकार हैं, कर भी सकते हैं। तो चलिए आपको अब मामला बता देता हूँ। दरअसल रवीश कुमार एक किताब के समारोह में शामिल होने गए थे, जहाँ उन्होंने कहा कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, लव जिहाद काल्पनिक है। इस नाम की एक किताब है और उसका वो समर्थन करते हुए नजर आए, जिस पर राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार को जमीन दिखा दी, आईना दिखा दिया। मतलब रवीश सोच रहे थे कि हवा में कुछ भी कहकर निकल लेंगे, उन्हें जो सुनने वाले हैं उन्हें उनके कानों को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि बस वही लोग सुनेंगे जो इनके सुनने वाले, इनके चाहने वाले हैं, और लोग भी सुन सकते हैं। तो रवीश कुमार की क्लास लगते देर नहीं लगी। दरअसल रवीश कुमार ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था, कल पुस्तक मेला में हॉल नंबर 5 एल्फे प्रकाशन के स्टॉल पर इस किताब के तीनों लेखक मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ये वीडियो एंड, और प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट क्या करना है? बाइकआउट रवीश कुमार, रवीश कुमार है घटिया, रवीश कुमार करता है नफरत, रवीश कुमार है व्यभिचारी, रवीश कुमार है भ्रष्टाचारी, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो और सपोर्ट पीपल। ये श्रद्धा जैसे केसेस में हम लड़कियों को सपोर्ट, आप हम बेटियों को सपोर्ट इसी तरह से कर सकते हैं जब हम इस जैसे लोगों को बाइकआउट करते हैं। चलिए इसके साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, और सही रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और जय बिहार।